गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, जो कोशिश करेगा उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं ना कि टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आप कुछ भी करो, किसी भी चीज़ की शुरुआत करो, आप कोई काम करो, आप जॉब की तैयारी करो, कुछ भी करो, तो एकदम से तो आपने सोचा और आपको मिल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, जब तब जाके, और लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है, आपको अपनी मंजिल मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पिछली क्लासेज में हमारा सेल यानी कोशिका कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक होते क्या है, टिश्यू होते क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे संरचना दिखाई दे रही होगी, ये इमेजेस दिखाई दे रही होगी, तो ये अलग अलग तरह के टिश्यू यानी अलग अलग तरह के ऊतक होते हैं, जो आपको एक एक करके डिफाइन करके बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ऊतक होते क्या है, टिश्यू होते क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उसके बिना हमारे शरीर, हमारा जो जीवन है वो उसके बिना उस नहीं है। यानी अगर कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है तो हमारी यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जो हमारा जीवन है वो किस पर निर्भर है, कोशिकाओं पर निर्भर है, सेल पर निर्भर है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उनका आकार परिवर्तित होता रहता है, उनका रूप बदलता रहता है, उनकी आकृति बदलती रहती है। पुरानी जो कोशिकाएं होती है वो मरती रहती है और नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है, यानी सेल डिवीजन होता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक है, अब जो टिश्यू होते हैं, आप लोग ये सोचेंगे कि आप सेल क्यों बता रही है टिश्यू में, क्योंकि सेल से कनेक्ट करके ही तो हम पढ़ेंगे ना टिश्यू क्या होता है। तो जब मैंने आपको बताया कि जो सेल होती है वो क्या होती है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, तो जो कोशिकाओं का समूह होता है, यानी जो सेल होती है, जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, उनका ग्रुप बन जाता है, उनका समूह बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऊतक यानी टिश्यू बोलते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ठीक है, कि जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होती है, सेल क्या होती है, सेल का आकार बदलता रहता है, उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, सेल में मैंने बताया था उसके कितने अंग होते हैं, उसके कितने मुख्य भाग होते हैं, किस तरह से सेल की संरचना होती है, किस तरह से वो शरीर में जितने भी उसके संरचना होती है, अंग होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब जो सेल होती है, जो सेल का ग्रुप होता है, सेल का जो समूह होता है, वो क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, यानी टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसे क्या बोल सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेकिन जो सेल होती है, मैंने बताया उनकी आकृति और उनके आकार में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं वो उनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है। प्रत्येक टिश्यू का, प्रत्येक ऊतक का अपना एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, कि वो उनका जो कार्य होता है वो उसे ही करते हैं, यानी कौन सा टिश्यू कौन से अंग का निर्माण करता है, कौन से टिश्यू का हमारे शरीर में क्या कार्य है, तो उनका जो कार्य है वो निश्चित होता है, उनका जो आकार है वो निश्चित होता है, उनके आकार में, उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं के आकार में, कोशिकाओं के रूप में, आकृति में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सेल जो टिश्यू होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यू
यानी हिंदी में इसे बोलते हैं ऊतक। ठीक है, क्या होते हैं टिश्यू? अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे कि समान रचना और समान कार्यों वाली, लिखना शुरू करेंगे, समान रचना और समान कार्यों वाली, समान कार्यों वाली, समान रचना और समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये क्या हो जाती है? ये डेफिनेशन हो जाती है ऊतक की, यानी टिश्यू की। क्या हो जाती है? ऊतक की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, कि समान रचना और समान कार्यों वाले जो कोशिकाएं होती है उनके समूह को क्या कहते हैं? उनके समूह को कहते हैं टिश्यू, यानी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख लेंगे कि प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे इसी में? प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी प्रमुख कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी जिस ऊतक का, जिस टिश्यू का जो कार्य है वो उसे ही करना है। जैसे मैंने कोशिकाएं बताई थी ना, कि जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, उनकी संख्या करोड़ों में होती है, वो असंख्य होती है। लेकिन जो टिश्यू होते हैं वो निश्चित ही होते हैं, यानी उनकी संख्या करोड़ों में नहीं होती। और वो कुछ ही, जितने भी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और वो किस तरह से काम करते हैं, हमारे किन अंगों का निर्माण करते हैं, कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो जो सेल में और टिश्यू में क्या फ़र्क दिखा आपको, कि जो सेल होती है उनकी संख्या हजारों में होती है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, जो प्रमुख टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना एक विशिष्ट, प्रत्येक जो टिश्यू होते हैं उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? कोशिकाएं बनाता है। अब बहुत से ऊतक मिलकर, यानी बहुत से टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? मानव शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से टिश्यू मिलकर, बहुत से ऊतक मिलकर, बहुत से ऊतक मिलकर क्या करते हैं? मानव शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। मानव शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। कौन से अंगों का निर्माण करते हैं? खोखले अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं? जैसे अमाशय, अमाशय यानी स्टोमक, गर्भाशय। कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं? बहुत सारे टिश्यू मिलकर कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं? जैसे हमारा अमाशय है, गर्भाशय है, गुर्दे है, यकृत है, मस्तिष्क है। लिख लेते हैं, गुर्दे यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, और मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो किस किस चीज का निर्माण, कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं?
ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर, एक टिश्यू नहीं। अब ये देखेंगे हम आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है कि कौन कौन से टिश्यू कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं। तो जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मानव शरीर के खोखले अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कौन कौन से अंग हो गए हमारे, अमाशय हो गए, गर्भाशय हो गया, गुर्दे हो गए, यकृत हो गए, मस्तिष्क हो गए। तो इनका निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाती है हमारी डेफिनेशन किसकी, ऊतक की। यानी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि समान कार्यों एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। प्रत्येक टिश्यू का, प्रत्येक ऊतक का अपना एक कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, और जब जो कोशिकाएं होती है ऊतकों का निर्माण करते हुए, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि जब कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती है तो वो किस अवस्था में रहती है, तो वो आपस में सटी हुई रहती है। कैसी रहती है, आपस में मिली हुई रहती है। इसमें क्या लिखेंगे, एक पॉइंट, ऊतकों का निर्माण करते समय, ऊतकों का निर्माण एक ठीक है, इसे पूरा कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उसे ठीक किया। ठीक है, ऊतकों का निर्माण करते समय, ऊतकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में सटी हुई रहती है, आपस में सटी हुई रहती है, सटी हुई रहती है। तो जो कोशिकाएं होती है, मैंने बताया ना कि जो सेल होती है उनका, कोशिकाओं का समूह क्या करता है, कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। और उस अवस्था में जब सेल होती है, कोशिकाएं रहती है, जो वो ऊतकों का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है, तो वो किस अवस्था में होती है, वो आपस में मिली हुई रहती है, सटी हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, हमारी टिश्यू की, ऊतक की डेफिनेशन हो जाती है कि समान रचना और समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे टिश्यू के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी जो
ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उनके नाम लिखने हैं, फिर हम एक एक टिश्यू को, एक एक ऊतक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू होता है हमारा उपकला ऊतक। क्या होता है? उपकला ऊतक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपिथीलियल, इपिथीलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं इपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है संयोजी ऊतक। दूसरा क्या होता है? संयोजी ऊतक। इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। इसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ नंबर पे होता है हमारा तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और इसे बोलेंगे नर्वस टिश्यू। क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं ऊतक? 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, इपिथीलियल टिश्यू, दूसरा होता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होता है हमारा तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हम एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हमारा। तो इसमें अब हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा हमारा उपकला ऊतक। फर्स्ट नंबर पे डालेंगे उपकला ऊतक यानी इपिथीलियल टिश्यू, इपिथीलियल टिश्यू। तो जो उपकला ऊतक होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जो उपकला ऊतक होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाला क्या होता है? एक ऊतक होता है। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा कि जो उपकला ऊतक होता है उपकला ऊतक, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे उपकला ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो उपकला ऊतक है वो अनेक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? यह कौन कौन से अंगों का निर्माण करता है? यह हमारे खोखले अंगों, ये कौन से अंगों की परत पे पाया जाता है, निर्माण नहीं करेंगे। तो यह हमारे खोखले अंगों, अमाशय, गर्भाशय, रक्तवाहिनियां, इनकी भीतरी सतह में पाई जाती है यह जो उपकला है। दूसरा लिखेंगे यह है मानव शरीर के खोखले अंगों जैसे गर्भाशय, अमाशय और
रक्त वहनियाँ, रक्त वहनियाँ, वहिनियाँ, रक्त वहिनियों की भीतरी सतह, भीतरी सतह पर पाया जाता है। तो ये जो उपकला ऊतक है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे शरीर के कौन से अंगों, जो खोखले अंग होते हैं, जैसे गर्भाशय है, जैसे अमाशय है, जैसे हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, तो उनकी कहाँ पे पाया जाता है? उनकी भीतरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो ये उपकला ऊतक होती है, उपकला ऊतक होता है, ये जब उपकला ऊतक जो कोशिकाएं होती है इनका, मैंने क्या बताया था आपको कि जब जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, जब ऊतकों का निर्माण करती है तो आपस में सटी हुई रहती है। तो इसमें भी जो उपकला ऊतक होती है, उपकला कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, आपस में सटी हुई रहती है। ठीक है, और उनके बीच में जब थोड़ा बहुत गैप रहता है, आपस में सटी हुई रहती है, किस वजह से? एक पदार्थ होता है म्यूकोप्रोटीन, उस पदार्थ के द्वारा वो आपस में चिपकी हुई रहती है। तो क्या लिखेंगे कि इस उपकला कोशिकाएं क्या होती है, आपस में सटी हुई रहती है, तथा जो जिन्हें जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? म्यूकोप्रोटीन करता है। कौन करता है? म्यूकोप्रोटीन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? उपकला कोशिकाएं, उपकला कोशिका, उपकला कोशिका आपस में सटी हुई रहती है, आपस में सटी हुई रहती है, सटी हुई रहती है, और इन्हें जोड़ने का काम कौन करता है? और इन्हें जोड़ने का काम, जोड़ने का काम म्यूकोप्रोटीन करता है। एक पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टिश्यू है हमारा कौन सा? उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारे शरीर के खोखले अंगों जैसे गर्भाशय, अमाशय, रक्त वाहिनियाँ, इनकी भीतरी सतह में पाया जाता है, आंतरिक सतह में पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल लेयर में पाया जाता है। और जो उपकला ऊतक है वो मानव शरीर के, ये मैंने बता दिया आपको कहाँ पे पाया जाता है। और जो उपकला कोशिका होती है, उपकला सेल होती है, एपिथेलियल सेल होती है, वो आपस में सटी हुई रहती है, और एक पदार्थ होता है जो उन्हें जोड़ के रखता है, उस पदार्थ का नाम है म्यूकोप्रोटीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह पदार्थ जो कोशिकाओं को जोड़ के रखता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है म्यूकोप्रोटीन। क्या है उसका नाम? म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा उपकला ऊतक। अब देखेंगे कि जो उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग उपकला ऊतक के प्रकार। क्या लिखेंगे? उपकला ऊतक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सरल उपकला, सरल उपकला, और दूसरा लिखेंगे मिश्रित उपकला, दूसरा लिखेंगे मिश्रित उपकला, मिश्रित उपकला। तो जो सरल उपकला है उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इपिथेलियम। ठीक है,
और जो मिश्रित उपकला है उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड इपिथीलियम, कंपाउंड इपिथीलियम। अब जो सरल उपकला है और मिश्रित उपकला है उन्हें डिफाइन करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है सरल उपकला। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे सरल उपकला, सरल उपकला यानी सिंपल इपिथीलियम। इसे डिनोट कर देती हूँ मैं, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो सरल उपकला क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या होती है। जो सरल उपकला होती है वो कोशिकाओं में, हमेशा आपको क्या याद रखना है, इन्हें लेयर कितनी होती है, यानी जो सरल उपकला है वो कितनी लेयर की होती है और जो मिश्रित उपकला है वो कितनी लेयर, उसमें कितनी लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि जो सरल उपकला होती है उसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, सरल उपकला में, सरल उपकला में कोशिकाओं की यानी सेल की, कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, कोशिकाओं की केवल एक परत होती है यानी एक लेयर होती है, एक परत होती है। तो सबसे पहले क्या जानना है हमें, जो सरल उपकला होती है, जो सिंपल इपिथेलियल है, उसे क्या बोलते हैं, उसमें कितनी लेयर होती है, उसमें एक लेयर होती है यानी कोशिकाओं की एक परत होती है। ठीक है, यह सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? अवशोषी सतहों पर पाई जाती है, यानी अब्जॉर्व करने वाली जो लेयर होती है, जो सतह होती है, उन पर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यह उपकला, यह उपकला अवशोषित सतहों पर पाई जाती है, अवशोषित सतहों पर पाई जाती है, अवशोषित सतहों पर पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है, जो सरल उपकला होती है उसमें केवल कोशिकाओं की एक परत होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यह कहाँ पे पाई जाती है, जो अब्जॉर्ब लेयर होती है, जो अवशोषित सतहें होती है, ये वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो सतह होती है, जो ये क्या होती है, सिंपल इपिथेलियल होती है, वो कैसे स्थानों पर पाई जाती है। यह उपकला ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहां पर टूट फूट के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी हमारे शरीर के ऐसे अंगों में पाई जाती है जहां पर टूट फूट होने के चांस कम होते हैं। यदि हमारे शरीर पे कहीं चोट लगती है तो उन अंगों पे चोट बहुत कम लगती है। तो कैसे स्थानों पर पाई जाती है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, यह उपकला, यह उपकला ऐसे, यह उपकला ऐसी सतहों पर पाई जाती है, ऐसी सतहों पर पाई जाती है जहाँ पर टूट फूट के चांस कम होते हैं, जहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है, टूट फूट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो अब ये जो सरल उपकला है वो क्या होती है, वो हमारे शरीर की ऐसी सतहों पर पाई जाती है, ऐसे अंगों पर पाई जाती है जहाँ पर क्या होती है, टूट फूट बहुत कम होती है। और ये उपकला क्या होती है, बहुत ही नाजुक होती है। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये उपकला बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही नाजुक होती है। ठीक है,
तो जो सरल उपकला है उसके बारे में हमने क्या देखा कि जो सरल उपकला होती है वो कोशिकाओं की एक ही लेयर की बनी होती है, ऐसी सतहों पर पाई जाती है जहां पर टूट फूट बहुत कम होती है, और ये जो उपकला होती है ये बहुत ही नाजुक होती है। अब देखेंगे कि जो सरल उपकला होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी उसके कितने भाग होते हैं। तो अब लिखेंगे हम सरल उपकला के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे, सरल उपकला के